नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर गुंजन बवेजा एंड मैं आज पीडियाट्रिशियंस की सोसाइटी की तरफ से एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस ऑफ सिटी ब्यूटीफुल की तरफ से हमने ये पेशेंट एजुकेशन वीडियो स्टार्ट किए हैं। तो इस डिस्कशन में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सनी नरूला और डॉक्टर रिधि गुप्ता। सो हम तीनों एक पैनल डिस्कशन करेंगे क्योंकि डायरिया का सीजन आ रहा है, गर्मियां आ रही हैं, बच्चों को डायरिया हो रहा है। तो आज हम डायरिया के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो डॉक्टर रिधि आप बताएंगे प्लीज। डायरिया है क्या? व्हाट इज डायरिया? सी बेसिकली डायरिया से जैसे हम समझते हैं, इसका मतलब है चेंज इन फ्रीक्वेंसी या कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। इसका मतलब हुआ कि अगर बच्चा जो है पहले से ज्यादा बार स्टूल ज्यादा जाने लग गया है या फिर पहले से ज्यादा पतला होने लग गया उसका स्टूल, तो उसका मतलब कि डायरिया है। और वो तो बेबी टू बेबी वेरी करेगा। तो बेसिकली हमें चेंज पे फोकस करना है। आप क्या कारण है डायरिया के कॉमनली? मोस्ट कॉमन कारण बच्चों में रहता है इन्फेक्शंस। और इन्फेक्शंस में भी हमें जैसे पता है कि वायरल या बैक्टीरियल दोनों हो सकती हैं। बट बच्चों में ज्यादातर कारण इसका वायरल इन्फेक्शन रहता है। मोर देन 90% केसेस जो है वायरल की वजह से होते हैं। और फैलते कैसे हैं वायरल इन्फेक्शन, अगर हम ये बात करें तो ज्यादातर गंदे खाने से, गंदे पानी से, या बेबी ने कभी अपने हाथ नहीं धोए खाना खाने से पहले, कभी हमने गंदे हाथों से खिला दिए बच्चे को खाना, तो ज्यादातर कॉमन जो है Right. दैट इज बिकॉज ऑफ bad hygiene. No? Thank you, Dr. Gunjan, for starting this wonderful initiative. एक मैं क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम डायरिया को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आजकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इतनी इम्पोर्टेंस दे रही है, हम एज अ पीडियाट्रिशियन भी वी टेक इट वेरी सीरियसली। मतलब why is it so dangerous? इतना खतरनाक क्यों माना जाता है कि डायरिया तो बड़ा कॉमन है, लेकिन हाँ, हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? डॉक्टर गुंजन, कैन यू? डायरिया के कारण खास करके बच्चों में बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में जब फ्लूइड लॉस होता है वो उनकी बॉडी के कंपैरेटिवली ज़्यादा लॉस होने के कारण कमी हो जाती है शरीर में, पानी की कमी जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो जिसके कारण उनके नॉर्मल ऑर्गन्स जो नॉर्मली काम करने चाहिए वो एक एक करके उनके कम हो जाता है, या तो वो काम करना कम हो जाते हैं या काम करना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण सडनली एकदम से चेंज आ जाता है। तो इस पानी की कमी को रोकने के लिए हमें इनिशियली स्टेप्स लेने चाहिए। डायरिया बच्चों में इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ताकि हम उसको इनिशियली रोक सकें और वो कमी और पानी की कमी जिसको हम कहते हैं वो ना हो, प्रिवेंट कर सकें। और बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि पानी की कमी सबसे ज्यादा डेंजरस पॉइंट है। हर बीमारी में हम देखते हैं कि हम जैसे भी कोई पेशेंट आते हैं तो हम उनको कोई डेंजर साइंस एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो यू हैव टू कम बैक अगेन, ये प्रॉब्लम हो तो वापस आना है आपने। तो डायरिया में क्या क्या डेंजर साइंस हम एक्सप्लेन करेंगे? कोई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। डॉक्टर रिधि, कैन यू टेक दिस क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी डॉक्टर सनी, थैंक यू फॉर आस्किंग। जैसे डॉक्टर गुंजन ने बताया कि डायरिया में बच्चों में इसलिए ज्यादा डेंजरस होता है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब डिहाइड्रेशन पिक कैसे करनी है ना, हमने पेरेंट्स को क्या बताना है बेसिकली। तो बेसिकली जैसे अगर बच्चा इतना सुस्त हो गया है कि वो पानी पी भी नहीं पा रहा है और बहुत ज्यादा गिरा गिरा है, या फिर यूरिन जो है पहले ज्यादा फ्रिक्वेंटली पास कर रहा था अब बहुत कम पास कर रहा है, या पेट जो है उसका टाइट लग रहा है, पेट फूला हुआ है, या फिर जैसे अगर स्टूल में ब्लड आ गया है, तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन ज्यादा है उसको, है ना, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, तुरंत इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। बेसिकली मोटी मोटी या बात फिर देखी जाए। हाँ जी, एक एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट और है, अगर बेबी लेस देन 3 मंथ्स ऑफ एज है ना, तो उन बच्चों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है कई बार। तो खास करके इन बच्चों में हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो बेसिकली मोटी मोटी बात बोली जाए कि अगर 3 महीने से नीचे बच्चा है, उसको कोई प्रॉब्लम लग रही है हमें डिफरेंट, है ना, विद लूज हाँ टूल्स, जी, हाँ वो तो जी, इमीडिएटली जाना ही चाहिए डॉक्टर के पास। यहाँ कोई पानी की कमी के साइंस आ रहे हैं बच्चे के पास, साथ यहाँ कोई सीवियर इन्फेक्शन के साइंस आ रहे हैं कि लाइक तेज बुखार है, बच्चा खा पी नहीं रहा, पेट फुलावट है, सो हाँ बेसिकली जी। 3 कैटेगरी में हम इसको कर लेंगे। ये डेंजर साइंस हो तो तुरंत हमें नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन या नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर में हेल्प लेनी चाहिए।
तो मीनवाइल इसी के साथ ही मैं एक और कमेंट इसमें देना चाहता हूँ कि कई हमारे पास पेशेंट्स आते हैं स्पेसिफिकली 6 मंथ से नीचे बच्चे हुए ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन। तो कंप्लेंट ये रहती है कि पानी जैसी स्टूल करता है 10 बार दिन में करता है, तो पानी होता है बीच में पीले पीले से दाने होते हैं। सो बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि जो ब्रेस्ट फेड बच्चे अगर वो ग्रो ठीक कर रहा है और ये स्टूल उसकी नॉर्मली ऐसे ही है, तो वो पानी वाली स्टूल नॉर्मल रहती है। 15 बार भी करे 20 बार भी करे वो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। प्रॉब्लम तब है जब कुछ चेंज आया है उस स्टूल में। पहले 5 बार कर रहा है, आज 15 बार की है उसने, बच्चा को बुखार है, सुस्त है, दैट इज अ डायरिया। अदरवाइज ब्रेस्ट फेड बच्चों में कई बार नॉर्मल पानी जैसा स्टूल भी आता है। सो डॉक्टर गुंजन, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर द बेसिक थिंग्स टू बी टेकन केयर एट होम इन डायरिया, कि पेशेंट आने से पहले घर पे मैनेज करना, तो उसमें क्या बेसिक चीजें हमने टेक केयर करनी है उस चीज को? डॉक्टर सनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज अक्सर पेरेंट्स घबरा जाते हैं डायरिया स्टार्ट हो गया है। बट सिंपल चीज़ें हैं, जो बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है, छोटे बच्चे हैं, उनकी ब्रेस्ट फीड बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है। दूसरा, घर के फ्लूइड्स, नॉर्मल होममेड फ्लूइड्स जैसे नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सब कंटिन्यू रखने हैं। जितना डायरिया हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली उतना रिप्लेस करते रहना है, कमी नहीं होनी है, हमने उसी को रोकना है। तो जो निकल रहा है ऊपर से रिप्लेस करते रहना है। तो ये बेसिक सी चीज है। फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है बच्चे का, जो लेना चाहता है खुशी खुशी से ओआरएस दे सकते हो। उसके अलावा जो घर में फ्लूइड बच्चा खुशी से ले लेता है वो लेता रहे। तो ये डॉक्टर को ठीक। कंसल्ट करने से पहले पेरेंट्स ने ध्यान रखना है कि फ्लूइड इनटेक बेसिकली लिक्विड इंटेक ज्यादा देनी है, जो नीचे से जितना पानी निकल रहा है उतना हमने ऊपर से उसको देना है। डॉक्टर दीदी, एनी मेडिकेशंस जो आप कहोगे कि घर पे हम दे सकते हैं बच्चे को, लाइक कॉमनली यूज, जो बिना कंसल्ट किए हम घर पे यूज कर सकते हैं? कॉमन सेफ मेडिकेशन जो हम एडवाइस कर सकते हैं कि जैसे कि अगर बच्चे को बुखार है तो डेफिनेटली उसको पैरासीटामोल देना चाहिए, है ना। और अगर मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा लूज टूल्स हो रहे हैं तो पेरेंट जिंक शुरू कर सकते हैं अपने आप से घर पे। बाकी की कोई मेडिकेशन बिना दिखाए डॉक्टर को नहीं देना चाहिए। So zinc and paracetamol are safe medications. They can be started at home. हम commonly we see कि patients come with a lot of self prescribed medicines, specifically very dangerous antibiotics. Combination of antibiotics, कोई 2-3 एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन है, मेट्रोनिडाजोल के कॉम्बिनेशन है, फिर और कोई एंटीडायरियल मेडिकेशंस हैं. So as a pediatrician, I think in last 20 years I have not written even a single of these medicines, and they are not to be not to be taken without any prescription, and in fact they can be dangerous. As जैसे डॉक्टर रिद्धि ने बोला कि 95% डायरियाज are viral diarrheas, okay, उसमें अगर 95% या जो भी इससे ज्यादा होते वायरल डायरिया, उसमें अगर हम एंटीबायोटिक्स देंगे तो डायरिया जिसने 3 दिन में ठीक होना है वो 10 दिन में ठीक होगा, राइट? अपना लूज टूल्स रोकने वाली मेडिकेशंस आर एब्सोल्युटली बैन्ड इन चिल्ड्रन। अगर हम वो देते हैं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आएगी, पेट में फुलावट होती है। जिस बच्चे ने नहीं भी एडमिट होना हॉस्पिटल में तो उसको हॉस्पिटल में एडमिशन की नौबत आने के चांसेस काफी रहते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ मेडिकेशंस या केमिस्ट से दवाइयां अपने आप से लेके स्टार्ट नहीं करें विदाउट दिखाए। नहीं, these cause more problem than diarrhea itself. These cause more admissions than diarrhea, right? डॉक्टर गुंजन, डाइट क्या रखनी चाहिए? एक बच्चा जो डाइट ले रहा है उसको अब डायरिया हो गया तो उसमें क्या कुछ चेंज करना चाहिए, या क्या डाइट का हमें प्लान, क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल जो बच्चा डायरिया से पहले ले रहा है, कोशिश करो कि वही कंटिन्यू रखो। जैसे अक्सर स्मॉल सी बात है, मतलब पेरेंट्स को लगता है कि दूध बंद कर देते हैं क्योंकि डायरिया हो गया, बट इनिशियल स्टेजेस में जब स्पेशली डायरिया हो रहा है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल लॉस हो रहा है, बच्चे का बॉडी से ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, तो वो दूध भी ले, जो डाइट ले रहा है, दूध है चाहे वो नॉर्मल घर का खाना है, वो सब कंटिन्यू करना है। होममेड क्लीन फूड, प्रॉपर फूड, कुक्ड हो जो, वो लेना जरूरी है और वो ही देना है। तो इनिशियल एपिसोड्स में, इनिशियल फ्यू डेज के लिए तो कुछ चेंज नहीं करना है।
प्रोलॉन्ग डायरिया में अगर आपको कोई 14 डेज परसिस्ट कर गया है, उसमें आप कंसल्ट करते हो तो डेफिनेटली आफ्टर एडवाइस बाय द डॉक्टर ही चेंज कीजिए। अगर बच्चा नहीं ले रहा है सॉलिड्स कई बार, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देके देखें, छोटी छोटी मील्स दीजिए, 2-3 बाइट्स लेके 2 घंटे घंटे में थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। वो भी नहीं ले रहा है तो एटलीस्ट फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें, ताकि बॉडी में न्यूट्रिशन जो है फ्लूइड के बेस में ORS जाता रहे, डिहाइड्रेट होता रहे, डिहाइड्रेशन नहीं होए। तो बाकी दोबारा से जब बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो अपनी कैलोरीज ले लेगा। तो नॉर्मल होम डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। Plenty of fluids. Basically क्या होता है कि डायरिया में बच्चे का एपेटाइट कम है, and I've seen so many times कि parents keep on force feeding the child. That leads to lot of vomitings. I think अगर हमने basically डाइट नहीं चेंज करनी, लेकिन अगर बच्चा नई डाइट ले रहा तो we should try small feeds, frequent feeds. Basically more focus on liquids and ताकि vomiting ऐसा ना हो कि हम डायरिया के साथ वॉमिटिंग भी हैंडल कर रहे हैं, दैट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो कंक्लूडिंग दिस शॉर्ट डिस्कशन, तो हमने ये आज डिस्कस किया कि डायरिया क्या है, कि कोई भी नॉर्मल कंसिस्टेंसी या फ्रीक्वेंसी से चेंज होता है और यहाँ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, तो उसको लूज टूल्स बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंसी लूज हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है उसकी, एंड इट इज डेंजरस बिकॉज इसमें बच्चों में पानी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो डेंजर साइंस डॉक्टर रिद्धि ने बताया कि बच्चा सुस्त हो, पानी की कमी के साइंस हो, कोई और एसोसिएटेड पेट में फुलावट, ब्लड इन स्टूल्स, कुछ भी हो, कोई भी आपको लगे कि बच्चा ठीक नहीं लग रहा, तो तुरंत आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। एंड घर में हम ORS और घर के बने फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हैं। पैरासीटामोल अगर फीवर है, जिंक हम दे सकते हैं अगर हमें उसके बारे में नॉलेज है, एंड वी शुड अवॉइड दिस ओवर द काउंटर मेडिकेशन, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स एंड एंटी डायरिया मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग अ पीडियाट्रिशियन, राइट। एंड आई थिंक डॉक्टर गुंजन, आपने बोला कि डाइट ऑलमोस्ट सेम ही रखनी चाहिए, बिकॉज अब बच्चा ऑलरेडी प्रॉब्लम में है और लॉस हो रहा है, जो ले रहा है उसको देते रहो, जो खुशी से ले रहा है। और अगर हम चेंज करेंगे तो टेस्ट भी चेंज होगा, बच्चा और भी नहीं लेगा, राइट, है ना। सो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन, डॉक्टर गुंजन। एनीथिंग एल्स? I think Dr. Sunny, you have concluded all the things very nicely. So Dr. Riddhi, if you really want to add something, you can add 1 or 2 points to it. बस पेशेंस रखना बहुत जरूरी है डायरिया में। इट इज डिफिकल्ट टू सी योर चाइल्ड पासिंग थ्रू दैट, बट फिर हमें गलत दवाई नहीं देनी जिससे और नुकसान हो जाए। बस पानी का ध्यान रखना है और डेंजर साइंस का ध्यान रखना है ना। And we should not be, we should, yes, हमें ये माइंड में रखना है कि डायरिया will take few days to settle down. It will, हाँ, इतना टाइम लगेगा। ये नहीं है हम मैजिकल कोई मेडिसिन नहीं है कि हम 1 दिन में ठीक कर देंगे, 2 दिन में ठीक कर देंगे। It will take its own time. Every child behaves differently, है ना। And I think this is a very important point कि it takes time. कोई भी वायरल इन्फेक्शन होती है वो अपना टाइम लेती है, 5 to 7 days is the minimum. So हर डे में ये नहीं सोचें कि मैंने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, डायरिया नहीं रुका। So don't keep changing the medicines or adding the medicines, and just wait and keep rehydrating the child. बस उसका पानी नहीं कम होना चाहिए, that is the most important thing. That is the most important thing. Right, so right. With this, I would like to thank Dr. Sunny, Dr. Riddhi for the fantastic discussion, and thank you for watching the video. And we will be coming up with more videos, so you can just keep watching. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Dr. Sunny. Thank you.